हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। हम लोग साथ में शुरू कर रहे हैं आज स्टेटिस्टिक्स। दिस इज़ 11th स्टैंडर्ड। हम 11th स्टैंडर्ड की फर्स्ट बुक माइक्रो इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं। अब हम स्टेटिस्टिक्स के फर्स्ट चैप्टर को पिकअप करेंगे एंड समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट चैप्टर बहुत ही थ्योरी बेस्ड होगा, सिंपल है, इसमें आप ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हो, आप एक बेसिक आउटलुक समझ रहे हो, स्ट्रक्चर समझ रहे हो इस बुक का कि आगे फॉलोइंग चैप्टर्स में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो। तो ये चैप्टर क्या कवर करेगा? एक तो आपको इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट बताएगा जो आप पढ़कर भी आए हो माइक्रो में कि इकोनॉमिक्स है क्या बेसिकली, या इकोनॉमिक्स में आप कर क्या रहे हो। देन ये आपसे बात करेगा कि स्टैट्स का सिग्निफिकेंस क्या है, कि अब जो आपकी बुक का नाम है स्टेटिस्टिक्स, इसकी ज़रूरत क्या है, या ये इकोनॉमिक्स से लिंक कैसे करती है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? तो सबसे पहले रिवीजन के तौर पे कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स आपको याद होना चाहिए कि हमने क्या पढ़ा था, कि इकोनॉमिक्स में हम क्या कर रहे हैं। एक ऐसा सोशल साइंस है हम जहाँ पे ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करते हैं कि कैसे जो उसकी अनलिमिटेड वांट्स हैं और अब उसके लिमिटेड रिसोर्सेज है उसको वो मैनेज कर रहा है और एक बेस्ट डिसीजन लेने की कोशिश कर रहा है कि उसका जो वांट है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सेटिस्फाई हो जाए। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स में आप क्या करोगे, आप कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करोगे ताकि आपके वांट्स को सेटिस्फैक्शन मिल सके। तो वही यहाँ पे लिखा होगा कि इकोनॉमिक्स किस बारे में, इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? कि आप जो कंजम्पशन कर रहे हो, जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, सेविंग कर रहे हो, ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ही क्या बनाती है? इकोनॉमिक्स बनाती है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो कौन सी एक्टिविटीज़ होती है? जो रिलेट करेंगी allocation of scarce resources to their alternative uses to satisfy our unlimited wants in a way of maximum satisfaction। पहले हमें क्या समझना है कि इकोनॉमिक्स में बेसिकली क्या हो रही है, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है। कंजम्पशन कर रहे हो आप, प्रोडक्शन कर रहे हो, सेव कर रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आप कर क्यों रहे हो? क्योंकि जो आपके रिसोर्सेज है, जैसे लैंड का एग्जाम्पल लेते हैं, आपके पास क्या है, एक पीस ऑफ लैंड है। अब आप यहाँ पे बहुत सारी ऑल्टरनेटिव चीज़ें कर सकते हो, लेकिन आप वो सब नहीं कर सकते, आपको चूज करना पड़ेगा, क्योंकि पीस ऑफ लैंड क्या है, एक ही है, हाँ या ना। तो ये जो आप डिसीजन ले रहे हो बेसिकली, इसी डिसीजन को हम किस में स्टडी करते हैं? इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग विच कम्स बैक टू ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, सेविंग या इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट मैटर है ये आपको समझाने की कोशिश करेगा कि आप कंजम्पशन रिलेटेड डिसीजन कैसे लोगे, प्रोडक्शन रिलेटेड डिसीजन कैसे लोगे। किसको बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? अच्छा, तो जंप करने से पहले कि कंजम्पशन रिलेटेड डिसीजंस कैसे लोगे, प्रोडक्शन रिलेटेड डिसीजंस कैसे लोगे, हमें समझना पड़ेगा कि कंजम्पशन क्या होती है, प्रोडक्शन क्या होती है, सेविंग्स क्या होती है और इन्वेस्टमेंट क्या होती है। तो भी समझ लेते हैं। कंजम्पशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आप किसी भी गुड की यूटिलिटी को यूज करके अपनी वांट को सेटिस्फाई कर रहे हो। अब यूटिलिटी क्या होता है? देखो, कोई भी गुड होती है ना, उसकी कुछ ना कुछ पावर होती है आपको सेटिस्फाई करने की। इसको एग्जाम्पल से कैसे समझ सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक मैंगो है और एक चीकू है। मैं दोनों चीज़ें आपके सामने रख दूँ और आपसे बोलूँ कि आप क्या करो, इसमें से एक चीज़ चूज कर लो कंजम्पशन के लिए। तो आप कहोगे अच्छा मुझे फ्रूट खाना है, मेरे को मैंगो ज़्यादा पसंद है, मैं मैंगो चूज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ, दोनों फ्रूट्स की कुछ ना कुछ वांट सेटिस्फाई करने की पावर है। आपको क्योंकि मैंगो ज़्यादा पसंद है तो मैंगो आपकी वांट को क्या करता है, ज़्यादा सेटिस्फाई करता है इन कंपैरिजन ऑफ चीकू। अब मुझे चीकू ज़्यादा पसंद है तो मैं क्या बोलूँगी कि मेरे लिए चीकू की वांट सेटिस्फाइंग पावर क्या है, ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू मैंगो। तो हर गुड की कुछ ना कुछ वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है। एंड जब भी आप ऐसी किसी भी गुड को कंज्यूम कर रहे हो तो आपको यूटिलिटी मिल रही है। यूटिलिटी इज वांट सेटिस्फाइंग पावर। ओके, आप यूटिलिटी डिराइव कर रहे हो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। इस पूरे प्रोसेस को जहां पे आप कुछ ले रहे हो अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, उसका नाम क्या रख दिया है, कंजम्पशन।
इतनी बात समझ में आ गई। कंजम्पशन करेगा कौन? कंज्यूमर। बोलो प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन होता है एक ऐसा प्रोसेस जहां पे आप रॉ मटेरियल को यूज कर रहे हो और कुछ फाइनल गुड बना रहे हो, एक ऐसा गुड बना रहे हो बेसिकली जो किसी ना किसी की वांट को सेटिस्फाई करने की पावर रखता है। यही लिखा है, एक ऐसा प्रोसेस जहां पे आप कन्वर्ट कर रहे हो रॉ मटेरियल को यूजफुल गुड्स में जिनकी कुछ ना कुछ यूटिलिटी है, कुछ ना कुछ वांट सेटिस्फाइंग पावर है। प्रोडक्शन करेगा कौन? प्रोड्यूसर करेगा। बोलो सेविंग क्या होता है? सेविंग होता है जब आप अपना पार्ट ऑफ इनकम, आपकी जो भी इनकम है उसमें से कुछ हिस्सा यूज नहीं करते हो। जैसे कि आपको 100 रुपए दिए आपके डैड ने, आपने क्या किया? 50 रुपए खर्चा कर दिए, 50 रुपए सेव कर लिया कि यार कभी तो काम आएंगे, कभी तो जब मेरा बर्थडे आएगा तब मैं क्या करूंगा, इससे कुछ बढ़िया गिफ्ट लेके आऊंगा, बहुत सारे पैसे सेव कर लेता हूँ। हाँ बोलो किसको बात समझ में आ रही है? जब आपके कंजम्पशन का एक्ट आपने नहीं कैरी किया, अपनी इनकम में से कुछ पैसा साइड रख लिया, उसको हम क्या बोल देते हैं? सेविंग। नेक्स्ट हमारा क्या है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आप जो खर्चा है वो कर रहे हो ताकि आपको फ्यूचर में इनकम जनरेट करने में हेल्प हो सके। जब भी हम ये सोच के खर्चा करेंगे कि यार अगर मैं यहाँ पे 10 रुपए डाल दूँ तो यहाँ से मेरे को 20 रुपए मिलेंगे, अगर मैं यहाँ पे 100 रुपए आज डालता हूँ तो अगले 10 साल तक ये मुझे 100 रुपए हर दिन देगा। जब भी आप कहीं भी पैसा ये सोचकर डालते हो कि मेरे को यहाँ से इनकम जनरेट होने वाली है, उस चीज़ पे पैसे डालने को, उस चीज़ पे खर्चा करने को हमने क्या नाम दिया है? इन्वेस्टमेंट करना। बोलो किसको बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम क्या समझ सकते हैं कॉमन लाइफ के हिसाब से, कि हम लोग क्या करें, एजुकेशन पे खर्चा करते जा रहे, खर्चा करते जा रहे। क्यों कर रहे? ताकि जो हमारा ह्यूमन है उसका मेंटल डेवलपमेंट कुछ इस तरीके से हो सके कि आगे जाके फ्यूचर में वो अच्छा जॉब कर सके, अच्छा बिजनेस कर सके, अच्छे पैसे कमा सके। तो हम एजुकेशन में पैसा क्यों डाल रहे हैं? ताकि हम फ्यूचर में रिटर्न जनरेट कर सके। हाँ या ना? तो एजुकेशन भी क्या हो जाता है? एक कॉमन मैन के लिए इन्वेस्टमेंट हो जाता है। बोलो किसको बात समझ में आ रही है? इन्वेस्टमेंट का आइडिया समझ में आ रहा है? हाँ या ना? ओके। अब हम जब इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, सेविंग ये सब समझ चुके हैं तो हम फिर से अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है बेसिकली क्या हमने समझा था कि इकोनॉमिक्स जो है वो कुछ एक्टिविटीज़ पे क्या कर रही है? डिपेंड कर रही है। इकोनॉमिक्स में हम क्या कर रहे थे? अपने स्कार्स रिसोर्सेज को अपनी अनलिमिटेड वांट्स में, बार बार यही बात कर रहे हैं, स्कार्स रिसोर्सेज को अनलिमिटेड वांट्स में एलोकेट कर रहे थे। तो कंजम्पशन, प्रोडक्शन ये कैसे एलोकेट कर रही है? ये इकोनॉमिक्स से कैसे रिलेट कर रही है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही इकोनॉमिक्स है, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं अभी समझेंगे। देखो इकोनॉमिक्स में हम क्या कर रहे हैं? 3 थ्योरीज पढ़ रहे हैं, कंजम्पशन की थ्योरी, प्रोडक्शन की थ्योरी और डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी। अब यहाँ पे सब में आपको इकोनॉमिक्स ढूंढनी है। देखो जब आप कंजम्पशन कर रहे हो तब आप हमेशा क्या सोचोगे? यार मेरे पास तो 50 रुपए ही हैं, अब मैं घर पे एप्पल लेके जाऊँ या मैंगो लेके जाऊँ? रिसोर्सेज स्कार्स हैं और आप दोनों करना चाहते हो, लेकिन आप दोनों नहीं कर सकते क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है, तो आपको चूज करना पड़ेगा। हाँ या ना? इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हाँ या ना? तो जब हम कंजम्पशन कर रहे हैं तब भी हमें क्या करना पड़ रहा है? चूज करना पड़ रहा है। तो एक कंज्यूमर हमेशा इस तरीके से चूज करेगा कि उसकी वांट सेटिस्फाई हो सबसे ज़्यादा। एप्पल और मैंगो में चॉइस है, एप्पल ज़्यादा पसंद है तो एप्पल की वांट सेटिस्फाइंग पावर ज़्यादा होगी। हाँ, एक कंज्यूमर जैसे जैसे अपने डिसीजंस लेगा क्या सोच के लेगा कि मेरी वांट सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई हो। इस पर जो भी थ्योरीज बनेंगी उसको हम क्या नाम देंगे? कंजम्पशन थ्योरी। एक प्रोड्यूसर क्या सोचेगा? प्रोड्यूसर सोचेगा एप्पल उगाऊं या मैंगो उगाऊं। दोनों उगाना चाहता है पर दोनों नहीं उगा सकता क्योंकि पीस ऑफ लैंड डिफाइंड है या ना? तो एक प्रोड्यूसर अब क्या सोचेगा? यार मेरे को एप्पल में प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा या मैंगो में प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा? प्रोड्यूसर की सोच क्या होगी कि मैं अपना प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज करूं। हाँ या ना? तो उसके अराउंड जो भी थ्योरीज बनेंगी उसको हम क्या बोल देंगे? प्रोडक्शन थ्योरी।
नेक्स्ट आती है डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी। अब डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी क्या बोलती है, देखो मैं समझाती हूँ यहाँ पर। डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी क्या बोलती है कि कोई भी इकोनॉमी है, जब भी आप उसमें प्रोडक्शन करने जाते हो तो आप कुछ चीज़ें यूज़ करोगे, जैसे कि आप लैंड यूज़ करोगे, आप लेबर यूज़ करोगे, आप कैपिटल यूज़ करोगे और आप एंटरप्रेन्योर को यूज़ करोगे। हाँ या ना? आप कोई भी बिजनेस सेटअप करते हो तो आपको कुछ ना कुछ रिसोर्स लगेंगे, कुछ ना कुछ लेबर फोर्स लगेगा, कुछ ना कुछ मनी मशीनरी लगेगा, कुछ ना कुछ ऐसा आइडिया लगेगा जो सब चीज़ों को बाउंड करके काम करवा सकता है एंटरप्रेन्योर। तो बेसिकली इन लोगों में पैसा कैसे बंटता है उसको भी हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। क्या समझना चाह रहे हैं यहाँ पे हम, सिंपल भाषा में हमारे लेवल पे से कैसे समझ सकते हैं कि लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और एंटरप्रेन्योर है। हमारी फर्म 100% पैसा कमा रही है। अब 100% में से ये 4 पार्टीज में पैसा डिवाइड होगा तो कितना परसेंट लैंड को जाना चाहिए, कितना परसेंट लेबर को जाना चाहिए, कितना परसेंट एंटरप्रेन्योर को जाना चाहिए और कितना रिमेनिंग परसेंट कैपिटल को जाना चाहिए। जब हम इस थ्योरी को स्टडी करते हैं कि मैं लैंड से ज़्यादा काम लूँ या लेबर ज़्यादा एम्प्लॉय करूँ, बोलो किसको बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? तो वो हमारी क्या बन जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी, जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे एक सिंपल एग्जांपल समझ सकते हैं कि आपकी एक फैक्ट्री है। अब आपकी एक फैक्ट्री है, आपके पास चॉइस है, या तो आप 15 लेबर्स को रख के वो काम करा सकते हो या फिर आप 2 मशीन्स लेके क्या कर सकते हो, वो काम को कंप्लीट कर सकते हो। तो आपकी चॉइस क्या है कि आप लेबर से काम करवा रहे हो या कैपिटल से काम करवा रहे हो। अगर आप लेबर चूज करते हो तो यहाँ पर ये जो हमारा 100% है इसमें से 30% लेबर के पास जाता है और कैपिटल के पास जाता है 5%। लेकिन अगर आप ऑपोजिट चूज करते हो, आप मशीन्स चूज कर लेते हैं लेबर की, फिर आपको 1-2% की जरूरत पड़ेगी, तो लेबर आपके पास हो जाता है 1% और कैपिटल में आप कितना पैसा डाल रहे हो, 30%। तो आपको चूज क्या करना है कि आप ये वाला चूज करना चाहते हो बॉक्स या ये वाला। डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी हमेशा क्या बोलेगी कि जो डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, आप इनमें कैसे पैसे को डिवाइड करना चाहते हो, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो। बोलो किसको बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लैंड, लेबर, मशीनरीज, कैपिटल्स या फिर एंटरप्रेन्योर। अच्छा, इन शब्दों को हम बहुत नॉर्मली क्या समझते हैं, लैंड मतलब ज़मीन का टुकड़ा, लेकिन एक्चुअली जो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर है ये सिंबल्स हैं। लैंड का मतलब पीस ऑफ लैंड नहीं, पीस ऑफ ज़मीन नहीं। लैंड का मतलब है कोई भी नेचुरल रिसोर्सेस जो आप एम्प्लॉय कर रहे हो ताकि आप कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर सको। लेबर का मतलब ऐसा नहीं कि जो लोग मैनुअल लेबर कर रहे हैं, लेबर का मतलब टोटल वर्क फोर्स जो किसी पर्सन के अंडर काम कर रही है। जो मशीनरीज होती है हम इनको कैपिटल में डिनोट कर देते हैं, सिंबलाइज करती है ऐसा कोई भी टेक्निकल फैक्टर जिसको हम एम्प्लॉय कर रहे हैं ताकि हम अपने बिजनेस में काम कर सके। एंटरप्रेन्योर को हम यूजुअली एक पर्सन से रिप्रेजेंट करते हैं, पर एंटरप्रेन्योर एक ऐसा आइडिया है जो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को साथ में लाकर काम करना पॉसिबल करता है। आइडिया एंटरप्रेन्योर का होगा, उसके लिए वो ये सारे फैक्टर्स को क्या करेगा, इकट्ठा करेगा एंड देन उस पर काम होगा। किसको बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? इनमें अब पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, किसको कितना मिलना चाहिए, उसके अराउंड जो थ्योरी बनती है वो हमारी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी। तो इकोनॉमिक्स में बेसिकली हम 3 थ्योरीज पढ़ रहे हैं, कंजम्पशन थ्योरी, प्रोड्यूसर्स थ्योरी और डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी। ये हमें क्या बताना चाहते हैं कि जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वही करके हम टोटल टाइम क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से डील कर रहे हैं। बोलो किसको बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? अच्छा, तो हमें इकोनॉमिक्स का कंटेंट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, इसका एक आइडिया मिला, हाँ या ना? हम माइक्रो में भी ये चीज़ें पढ़कर आए थे, हमने जब स्टैट्स पढ़ा तब भी हमने इस चीज़ को रिवाइज कर लिया। नाउ अब हमें क्या पढ़ना है, हमारी ये जो नई बुक है वो हमें क्या बोल रही है, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैट्स क्या है, स्टैट्स आपसे किस बारे में बात करने वाली है? तो स्टैट्स का एक मतलब नहीं है, स्टैट्स के मतलब हैं 2।
स्टैट्स को हम दो तरीकों से पढ़ेंगे, प्लूरल सेंस में और सिंगुलर सेंस में। ये क्या बात है, क्या कहना चाहती है हमारी बुक? हमारी बुक हमें समझा रही है कि स्टैट्स जब भी आप स्टडी करोगे आपके पास दो पॉइंट ऑफ व्यूज है। एक तो आप स्टैट्स को सिंगुलर सेंस में देखते हो। सिंगुलर सेंस हमें क्या बोलता है कि जो स्टैट्स है, स्टैटिस्टिक्स है, ये एक पूरी स्टडी है जहां पर आप क्या करते हो, कुछ मेथड्स आपको गिवन होते हैं, उससे आप डेटा को एक स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन बनाते हो। समझ आए? एक प्रोसेस का नाम क्या रख दिया है? स्टैटिस्टिक्स रख दिया। आप क्या बोलोगे? मैं स्टैटिस्टिक्स कर रहा हूं जब आप बात कर रहे हो सिंगुलर सेंस में। जब आप प्लूरल सेंस में बात कर रहे हो तब किसी स्टैटिस्टिक डाटा का नाम भी क्या रख दिया गया है? स्टैट्स। यानी कि क्या कहना चाह रहे हैं, आप ऐसे नहीं बोलोगे कि मैं स्टैटिस्टिक्स कर रहा हूं, आप क्या बोलोगे? ये पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स है। हाँ समझो ना, देखो क्या बात हुई है। एक तो हमें बता दिया प्रोसेस है स्टैटिस्टिक्स, एक हमें बता दिया कि जो आउटपुट आपके हाथ में है वो भी क्या है? स्टैटिस्टिक्स है। तो स्टैट्स को हमेशा दो चीज़ों से डिफाइन कर रहे हैं हम, एक सिंगुलर सेंस में और एक प्लूरल सेंस में। प्लूरल सेंस में वो हमें कोई भी न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन के रूप में स्टैट्स देखेगा, पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स, जेंडर स्टैटिस्टिक्स, लिटरेसी स्टैटिस्टिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिंगुलर सेंस में क्या होगा? एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस होगा। आप शुरू करोगे डेटा को कलेक्ट करने से, फिर उसको ऑर्गेनाइज करोगे, प्रेजेंट करोगे एंड इंटरप्रेट तक उसे लेकर आओगे। एक प्रोसेस है एक जगह पर, और एक जगह पर जो न्यूमेरिक डेटा है उसको क्या बोल दिया? स्टैटिस्टिक्स। जिसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, समझते हैं कि प्लूरल सेंस में जो डेटा है वो किस टाइप का है, क्या बात करना चाह रहे हैं कि जब हम प्लूरल सेंस में डेटा की बात कर रहे हैं। ओके, तो स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस, स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस हमें क्या बताता है कि एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होना चाहिए। एग्रीगेट हमारे लिए नया शब्द है। एग्रीगेट हमें क्या बोलता है? एग्रीगेट हमें बोलता है जब हम चीजों को टोटैलिटी में देखते हैं, जब हम चीजों को सम टुगेदर करके देखते हैं, जो भी न्यूमेरिक डाटा है हम उसे जोड़ते हैं साथ में। अब सिर्फ मेरे कितने नंबर आए हैं 5th स्टैंडर्ड में, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है, लेकिन एक शहर के 5th स्टैंडर्ड के बच्चों के कितने नंबर आए हैं, ये स्टैटिस्टिक्स है। तो स्टैटिस्टिक्स हमेशा क्या होगा? इंडिविजुअल नहीं होगा, एग्रीगेट होगा फैक्ट्स का। और क्या बोला है? न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होगा। मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूं, मैं बहुत खराब पढ़ाती हूं, ये स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं है। मेरे पढ़ाए हुए बच्चों के 12th स्टैंडर्ड में 99% नंबर आए हैं, ये स्टैटिस्टिकल डेटा हो सकता है। कि मेरी क्लास में जितने भी बच्चे 40-50 स्टूडेंट्स हैं, उनके कितने 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 नंबर है, अगर मैं उसको स्टडी करती हूँ तो वो मेरा स्टैटिस्टिकल डेटा हो सकता है। स्टैट्स हमेशा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होगा, ये क्वालिटी को एनालाइज नहीं करेगा, क्वांटिटी को एनालाइज करेगा। ओके, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स होंगे जो किसी भी स्टैट्स को अफेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जो भी हम डेटा स्टडी कर रहे हैं वो किसी एक कॉज से बना होगा या एक चीज़ उसको अफेक्ट कर रही होगी। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, अगर मैं किसी भी कंट्री की डिमांड को स्टडी कर रही हूँ कि कितनी मांग करते हैं लोग सारे साल में, तो बहुत सारे फैक्टर्स होंगे कि चीज़ों के प्राइस कैसे हैं, लोगों का इनकम लेवल कैसा है, हाँ या ना? एक फैक्टर नहीं होगा जो उसे अफेक्ट कर रहा है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस एग्जिस्ट करेगा। और क्या बोला है? रीजनेबल एक्यूरेसी होगी डाटा में। जब आप डाटा को स्टडी करते हो, नंबर्स को स्टडी करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको उसमें एक्यूरेटनेस दिखेगी। अब अगर आप दूसरे तरीके से बात करते हो, आपके पास डेटा नहीं है, बात करो अच्छा या बुरा, तो यहाँ पर आप क्या हो? एक्यूरेट नहीं हो सकते। लेकिन अगर मेरे पास नंबर्स हैं तो मैं उन्हें क्या दिखा सकती हूँ? एक्यूरेट फिगर दिखा सकती हूँ। म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल, जो डिफरेंट स्टैट्स होते हैं वो आपस में कहीं ना कहीं रिलेट भी करते हैं और एक दूसरे से कंपेयर करना भी उन्हें पॉसिबल होता है। अब जैसे कि इसी एग्जाम्पल पे रहे, अगर मेरे को आप किसी और टीचर के साथ कंपेयर कर रहे हो, राइट, हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि इस क्लास ने, ए क्लास ने कितना स्कोर किया एंड बी क्लास ने कितना स्कोर किया, जब दोनों के पास डिफरेंट टीचर्स है, तो इस डेटा को कंपेयर करना पॉसिबल है। लेकिन अच्छे एंड बुरा क्या है कि डेटा को कंपेयर करना पॉसिबल नहीं है। तो जो डेटा होगा वो म्यूचुअली रिलेट भी करेगा एंड उनको कंपेयर करना भी आसान हो जाएगा। ये हम किस तरीके से बात कर रहे हैं कि जो बेसिकली हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा है उसके फीचर्स क्या है।
हमें कैसे वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जो भी डेटा है वो वर्क कर रहा है हमारे लिए। प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, जब भी आप स्टैट्स में काम कर रहे हो, स्टेटिस्टिक्स की बात कर रहे हो, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आप स्टडी क्या कर रहे हो, आप डाटा क्यों कलेक्ट किया है। अगर आपको नहीं पता है कि आपके डाटा का मोटिव क्या है, तो वो स्टेटिस्टिक्स नहीं है, वो एक सिंपल न्यूमेरिक डाटा है। किसी भी न्यूमेरिक डाटा को स्टेटिस्टिक्स बोलने के लिए हमारे पास उसका एक ऑब्जेक्टिव, एक पर्पस डिफाइन होना चाहिए। इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड, यूजुअली जो स्टैट्स होते हैं वो एक रफ एस्टिमेशन होता है चीज़ों का, हम बिल्कुल 100% एक्यूरेट नहीं होते। यहाँ भी हमने क्या बोला था कि रीजनेबल एक्यूरेसी होती है, कहीं ना कहीं हम एक्यूरेट फिगर के करीब करीब ही होते हैं, लेकिन हमेशा डेटा क्या होगा, ज़्यादातर एस्टिमेटेड होगा, क्योंकि लार्ज स्केल डेटा को हम एवरेजेस में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, जो स्टैट्स होगा वो सिस्टमैटिकली रिप्रेजेंट होगा, सिस्टमैटिकली कलेक्टेड होगा। ओके, तो हमें प्लूरल सेंस समझ आया। अब हम क्या समझेंगे कि सिंगुलर सेंस में हम स्टेटिस्टिक्स को किस तरीके से देखेंगे। हमने क्या बोला था कि स्टेटिस्टिक्स एक प्रोसेस बन जाता है जब हम उसे सिंगुलर सेंस में पढ़ेंगे। तो क्या प्रोसेस है कि सबसे पहले हम डेटा को कलेक्ट करेंगे, देन उसी डेटा को हम ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर हम डेटा को प्रेजेंट करेंगे, देन हम एनालिसिस ड्रॉ करेंगे उस डेटा को यूज़ करके, एंड फिर फाइनली उसे इंटरप्रेट करेंगे, एक एंड रिजल्ट उससे निकाल देंगे। इतनी बात समझ में आ रही है कि सिंगुलर सेंस में स्टेटिस्टिक्स एक प्रोसेस है। ओके, तो सिंगुलर सेंस में स्टेटिस्टिक्स के इन डिफरेंट प्रोसेसेस को, डिफरेंट स्टेप्स को कैरी आउट करने के हमारे पास कुछ टूल्स हैं। दैट इज, कलेक्ट करने के लिए हमारे पास सेंसेस एंड सैंपल टेक्निक है। ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे पास, जो हम टेली बार्स नहीं बनाते थे 9th-10th स्टैंडर्ड में, हम टेली बार से डेटा को क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। देन हम डेटा को प्रेजेंट करेंगे पाई चार्ट्स, डायग्राम्स, ग्राफ्स यूज करके। उसके बाद हम डाटा को एनालाइज करेंगे बाय द मीन्स ऑफ एवरेजेस, परसेंटेजेस। देन फाइनली डेटा को इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे जब हम मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज या फिर डिग्री ऑफ रिलेशनशिप चीज़ों के बीच में फाइंड कर। अब इन चीज़ों को मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। रीज़न क्या है इसका कि ये आपकी सारी बुक है। हम बेसिकली थ्रू आउट 11th स्टैंडर्ड स्टैट्स को पढ़ेंगे सिंगुलर सेंस में ही, और हम ये सारे स्टेप्स, ये सारे टूल्स को यूज़ करेंगे एंड हम सीखेंगे कि स्टेटिस्टिक्स को परफॉर्म कैसे किया जाएगा। किसको बात समझ में आ रही है? फर्स्ट चैप्टर इज लाइक एक बेसिक इंट्रोडक्शन, उसके बाद सेकेंड चैप्टर से आप डेटा को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे, फिर ऑर्गेनाइज करोगे, प्रेजेंट करोगे। इतनी बात सबको समझ में आ रही है, राइट? ओके, तो सिंगुलर सेंस समझ में आया, स्टेटिस्टिक्स का एक बेसिक आउटलुक मिला हमें, मतलब समझ आया स्टैट्स का क्या होता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में। नाउ व्हाट वी आर गोना टॉक अबाउट इज कि स्टेटिस्टिक्स का स्कोप क्या है, स्टेटिस्टिक्स कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है, क्या क्या उसकी कहाँ कहाँ तक उसका फैलाव है। तो इसमें बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं कि स्टेटिस्टिक्स का नेचर क्या है, किस टाइप की स्टडी है स्टेटिस्टिक्स। फिर हम पढ़ेंगे स्टेटिस्टिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है, कि जो बना है स्टैटिस्टिक्स इसमें किस किस टाइप की चीज़ें हैं। देन हम बात करेंगे स्टैट्स के कुछ लिमिटेशंस के बारे में, स्टैट्स की कुछ कमियों कुछ खामियों के बारे में। सबसे पहले शुरू करते हैं नेचर ऑफ स्टेटिस्टिक्स से। नेचर हमें क्या बताना चाह रहा है कि किस टाइप का सब्जेक्ट है स्टेटिस्टिक्स। तो क्या बोल रहे हैं कि स्टेटिस्टिक्स एक साइंटिफिक सब्जेक्ट भी है और एक आर्टिस्टिक सब्जेक्ट भी है, साइंस भी है और आर्ट भी है। क्या मतलब है इस बात का? साइंस क्या होता है? साइंस जो आप लोग पढ़कर आए हो वहां पर क्या होता था, कुछ ना कुछ लॉज होते थे, कुछ ना कुछ वो नियम कानून बना देते थे कि देखो अगर ऐसा करोगे तो ऐसा ही होगा। अगर आप बॉल को, मेरे पास ये सेलो टेप है, इसको मैं ऊपर से नीचे की तरफ फेंकूंगी तो नीचे गिर गई ना, क्यों भाई? ग्रेविटेशन की वजह से। ये क्या था, कुछ ना कुछ हमें लॉज एंड प्रिंसिपल जैसे डिफाइन कर देती है, एक सिस्टमैटिक बॉडी बना देते हैं कि जब आप ऐसा करोगे ऐसा ही होगा। तो स्टैट्स भी हमारे लिए वो काम करती है, स्टैट्स भी हमारे लिए कुछ ना कुछ डिफाइंड तरीके बना देती है कि ऐसे काम करोगे तो ऐसा होगा। इसीलिए स्टैट्स को क्या बोला गया? साइंस बोला गया। आर्ट क्यों बोला गया? आर्ट क्या होता है?
आर्ट, जब भी आप किसी चीज़ में क्या कर रहे हो, अपना पर्सनल टच डाल के चीज़ को प्रेजेंट करते हो, उसे हम क्या बोल देते हैं, आर्ट बोल देते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में जब आप डेटा से डील करोगे तो कुछ ना कुछ मेथड होंगे, कुछ ना कुछ लॉज बने होंगे, तो इसीलिए उसको साइंस बोल दिया। लेकिन हमेशा आपका एक पर्सनल टच होगा कि आप डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, कैसे एनालाइज करते हो, क्या इंटरप्रिटेशन ड्रॉ करते हो, विच मेक्स इट अ आर्ट। तो स्टैटिस्टिक्स साइंस भी है और आर्ट भी है। किसको नेचर समझ में आ रहा है स्टैट्स का? ओके, नेक्स्ट हम क्या बात करें कि स्टैट्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है। स्टैट्स का जो सब्जेक्ट मैटर है वो दो चीज़ों में फंसा हुआ है, एक तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और एक इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। क्या होता है जब आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में बात कर रहे हो, आप कुछ इस तरीके से बात कर, मेरी स्टडी में 50 लोग इन्वॉल्व है, मैं 50 लोगों को स्टडी कर रही हूँ, तो मैं इनको स्टडी करके डेटा कलेक्ट करके कुछ रिजल्ट निकालूंगी, वो क्या हो जाता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। जब मैंने क्या किया, सबको, जो भी लोग इन्वॉल्व है सबको उठाया, स्टडी किया एंड कुछ ना कुछ मैंने डाटा प्रेजेंट किया, स्टैटिस्टिक्स डिराइव किए, उसको मैं क्या बोलूँगी, डिस्क्रिप्टिव। इन्फ्रेंशियल क्या होगा, जब मेरे पास 50 लोग हैं लेकिन मैं सबके पास नहीं जा रही हूँ, मैंने 50 में से 5-10 लोग सेलेक्ट किए और मैं क्या कर रही हूँ, इनसे डेटा को कलेक्ट कर लेती हूँ एंड फिर 50 के 50 लोगों पे कमेंट कर देती हूँ कि ये लोग तो इस तरीके के। इसको कुछ आइडिया मिल रहा है? देखो क्या बात करना चाह रहे हैं हम लोग कि जब हम डिस्क्रिप्टिव नेचर में बात करेंगे तो मैंने क्या किया, 50 लोगों से पूछा कि उनका इनकम कितना है एंड उस डेटा को क्या कर दिया, यहां पर एक एवरेज फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया कि एवरेज लोगों का इनकम कितना है, 1 लाख रुपीस। लेकिन जब मैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स परफॉर्म कर रही हूं तब मैं क्या करती हूं, मैं 50 लोगों के ग्रुप में से 10 लोगों को सिलेक्ट करती हूँ। अब ये 10 लोग क्या बन जाते हैं, मेरे सैंपल बन जाते हैं। इसमें मैं हर टाइप का एक बंदा लेती हूँ, एक बंदा गरीब से, एक बंदा अमीर वाले सेक्शन से, एक बंदा जॉब वाले सेक्टर से, एक बंदा अलग अलग डिफरेंट सेक्टर से मैं क्या करती हूँ, बंदे पिक कर लेती हूँ। 10 बंदे मैं चूज करती हूँ, इनको मैंने नाम क्या दिया है, सैंपल। 10 बंदे चूज किए 50 में से और इनका इनकम पूछ के मैंने डिफाइन कर दिया कि ग्रुप का इनकम कितना है, एवरेज 50,000। क्या समझ में आया कि 10 लोगों के डेटा से 50 लोगों को डिफाइन किया एंड यहां पर मैंने 50 लोगों को स्टडी करके 50 लोगों से डिफाइन किया। ऐसी स्टडी को क्या बोलेंगे, डिस्क्रिप्टिव। लेकिन जब हम सैंपल चूज करके स्टडी करते हैं तब हम क्या बोलते हैं, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ये क्या है, हमारा स्टैट्स का सब्जेक्ट मैटर है। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट है कि लिमिटेशंस क्या है स्टैटिस्टिक्स परफॉर्म करने की। ये जो स्टैट्स हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इसमें खामियां क्या है, दिक्कत क्या है। स्टडी ऑफ न्यूमेरिक फैक्ट्स ओनली। स्टैट्स क्या करेगा, सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा को ही एनालाइज करेगा। ये आपको नहीं बताएगा कि कोई चीज़ अच्छी बुरी कितनी है, ये आपको सिर्फ नंबर्स दे सकता है। स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली। आप इंडिविजुअल्स को नहीं पढ़ सकते। डेटा तभी वैल्यूएबल होगा ना जब वो 15 लोगों का, आप तभी कंपेरेटिबिलिटी ला सकते हो ना। 1% के डेटा को आप कैसे एनालाइज करोगे, कैसे इंटरप्रेट करोगे। इसको बात समझ में आ रही है कि डेटा हमेशा क्या होगा, एग्रीगेट होगा, कलेक्टेड होगा। होमोजेनिटी होनी बहुत जरूरी है। होमोजेनिटी क्या होता है, चीजें सेम नेचर की होनी चाहिए। क्या मतलब है, देखो 2 शब्द होते हैं, होमो और हेट्रो। होमो शब्द क्या रिप्रेजेंट करता है, जब चीजें सेम नेचर की होती है। हेट्रो क्या रिप्रेजेंट करता है कि जब चीजें डिफरेंट नेचर की होती है। अब फॉर एग्जांपल मैं 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को स्टडी कर रही हूँ। मैं स्टडी करना चाहती हूँ उनका हाइट, वेट एंड उनके मार्क्स। अब ये जो 3 डिफरेंट चीजें हैं, मैं इनको एक स्टैटिस्टिक्स में स्टडी नहीं कर सकती हूँ। ये सब 12th स्टैंडर्ड का ही डेटा है, पर क्योंकि ये डाटा होमोजेनस नहीं है, हाइट किस में निकलेगा, फुट में निकलेगा, वेट किस में निकलेगा, केजी में निकलेगा, मार्क्स किस में निकलेंगे, परसेंटेजेस में निकलेंगे। इनको मैं एक स्टैटिस्टिक्स में स्टडी नहीं कर सकती हूँ। डेटा मेरा क्या होना चाहिए, होमोजेनस होना चाहिए। अगर मैं मार्क्स ही स्टडी करूँ सिर्फ, या फिर मैं सिर्फ हाइट ही स्टडी करूँ, या फिर मैं सिर्फ वेट ही स्टडी करूँ। किसको बात समझ में आ रही है कि अगर डेटा होमोजेनस नहीं हुआ, मैं तीनों चीज़ों को स्टडी करती हूँ, तो मेरा स्टैट्स नहीं बन सकता। बोलो किसको बात समझ में आ रही है।
हाँ या ना? ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रिजल्ट्स आर ट्रूली ऑन ओनली ऑन एन एवरेज। ट्रू होते हैं रिजल्ट्स, पर सिर्फ एक एवरेज होता है। एक क्लास में एक बच्चे के 100 नंबर आए, एक बच्चे के 0 नंबर आए। अगर मैं स्टेटिस्टिक्स निकालती हूँ, डेटा क्या आता है कि 50% क्लास ने स्कोर किया, पर एक्चुअली मेरा जो टॉप वैल्यू था 100 और जो लोएस्ट वैल्यू था 0, वो दोनों 50 से काफ़ी दूर है। तो रिजल्ट्स सही तो होते हैं, पर हमेशा क्या होते हैं? एवरेज होते हैं। ये भी क्या है? स्टैट्स को लिमिट कर देता है। विदाउट रेफरेंस स्टेटिस्टिक रिजल्ट्स में प्रूव टू बी रॉन्ग। अगर कोई रेफरेंस पॉइंट हम डिफाइन नहीं करते, कोई आइडिया ऑब्जेक्टिव डिफाइन नहीं करते, तो स्टेटिस्टिक्स डेटा का कोई मतलब नहीं रह जाता है एंड वो अक्सर गलत भी हो जाते हैं। कैन बी यूज्ड ओनली बाय द एक्सपर्ट्स। स्टेटिस्टिक्स को एक्सपर्ट्स ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होंगे कि एग्रीगेट्स होने चाहिए, डेटा होमोजेनियस होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम किस टाइप का डेटा पिक कर रहे हैं, किस टाइप के लोगों को पिक कर रहे हैं, एंड हमारा सैम्पल क्या होना चाहिए। इन चीज़ों के बारे में अगर हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो हम हमेशा क्या कर सकते हैं? गलत रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं। तो सिर्फ एक्सपर्ट्स ही इसे यूज कर सकते हैं, कोई भी नहीं यूज कर सकता। ये भी क्या करता है? स्टडी को लिमिट कर देता है, प्रोन टू मिसयूज। अब जैसे हमारे आपके जैसे लोग स्टैट्स निकालने बैठ जाते हैं, तो कई बार क्या होता है? हम कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं एंड स्टेटिस्टिक्स को अक्सर लोग इसी तरीके से मिसयूज कर लेते हैं। इसको समझ आया? लिमिटेशंस क्लियर हुआ हमें कि स्टैट्स का जो फील्ड है, फील्ड ऑफ नॉलेज है, क्यों लिमिट हो जाता है, राइट? अब बुरी चीज़ें तो पढ़ ली, अब स्टैट्स की कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी देखते हैं, क्योंकि हम थ्रू आउट 11th स्टैंडर्ड स्टैट्स पढ़ रहे हैं तो इसमें कुछ अच्छी चीज़ें तो होंगी ना। ये सब्जेक्ट हमें सिखाया जा रहा है तो उसके कुछ बेनिफिट्स तो होंगे ना। क्या बेनिफिट्स है? क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। हम डिस्कस करके आए कि कंजम्पशन में भी प्रॉब्लम आ रहा है, प्रोडक्शन में भी प्रॉब्लम आ रहा है। अब आप डिसीजन लोगे कैसे? अगर आपके पास डेटा होगा फिर तो डिसीजन ले पाओगे ना। अगर आपके पास डेटा नहीं होगा, कोई चीज़ अच्छी है बुरी है, इस बेसिस पे डिसीजन लेना क्या होगा? बड़ा मुश्किल। लेकिन अगर मैं वहीं आपको डेटा दे दूँ कि इस चीज़ से आपको प्रॉफिट मिल रहा है 100 रुपये, इस चीज़ से आपको मिल रहा है प्रॉफिट 50 रुपये, तो आप डिसीजन ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे? बोलो, किसको बात समझ में आ रही है? अगर न्यूमेरिक डाटा बैकअप करेगा तो आपका डिसीजन मेकिंग क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को हम एक्सप्रेस कर पाएंगे कि देखो यहाँ प्रॉब्लम है, ये देखो। समझ आया? इंटरसेक्टोरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजंस। हमने समझा है कि स्टैट्स हमें अनेबल करता है, हमें पावरफुल बनाता है इतना कि हम दो डेटा को क्या कर सके? कंपेयर करके देख सके। ए क्लास ने कैसा परफॉर्म किया, बी क्लास ने कैसा परफॉर्म किया। मैं दोनों का डेटा उठा के कंपेयर करके देख सकती हूँ कि नहीं देख सकती। कंपैरिजन पॉसिबल करता है। इंटरसेक्टोरल और इंटरटेम्पोरल क्या बोल रहा है कि डिफरेंट सेक्टर्स में कंपैरिजन पॉसिबल होता है। डिफरेंट सेक्टर्स यानी कि प्राइमरी सेक्टर कि एग्रीकल्चर कैसा परफॉर्म कर रहा है, सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग कैसा परफॉर्म कर रहा है, टर्शरी सेक्टर सर्विस सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। डिफरेंट सेक्टर्स को मैं क्या कर सकती हूँ? अगर मेरे पास डेटा होगा कंपेयर करके देख सकती हूँ। तो इंटरसेक्टोरल कंपैरिजन पॉसिबल है। इंटरटेम्पोरल क्या होगा? अगर मैं टाइम बेसिस पे कंपैरिजन करना चाहती हूँ कि आज मेरी इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है, आज से 10 साल पहले कैसा कर रही थी, अच्छा बुरा कह के कैसे कंपेयर करूँगी। लेकिन अगर मेरे पास डेटा होगा तो मैं क्या कर सकती हूँ? कंपेयर कर सकती हूँ डिफरेंट टाइम्स को भी, हाँ या ना? तो स्टेटिस्टिक्स ये फंक्शन भी परफॉर्म करता है कि वो सेक्टर को और टाइम को कंपेयर करने में हेल्प करता है। वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को भी ये हमारे सामने रखता है एंड हेल्प करता है कि हम चीज़ों को एनालाइज कर सकें। क्या मतलब है इस बात का? हमने समझा है कि जो भी हमारी डिमांड है उसको मल्टीपल फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे कि आपकी इनकम कितनी है। इनकम बढ़ गई तो डिमांड बढ़ा दोगे चीज़ों का, इनकम घट गई तो डिमांड भी घट जाएगी। प्राइजेस चीज़ों के बढ़ गए तो बोलोगे यार बड़ा महंगा है, नहीं लेते हैं। प्राइजेस घट गए, सस्ता ही यार, तो दिवाली सेल चल रही है, ले आओ ले आओ, सब ले आओ सब ले आओ। होता है कि नहीं होता ये? तो आपकी जो डिमांड है उसको बहुत सारे फैक्टर्स क्या कर रहे हैं? अफेक्ट कर रहे हैं। अगर मैं इन सभी फैक्टर्स को नंबर से रिप्रेजेंट कर दूँ, डेटा कलेक्ट कर लूँ इनका कि कितना कितना प्राइस बढ़ने पे कितनी डिमांड घटी है, तो मेरे को क्या होता है? एक कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने में भी हेल्प मिलती है। बात समझ में आ रही है? और क्या बोला उन्होंने? कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज एंड मॉडल्स। जब आपको ये सब चीज़ें पता लगने लग गए, आपको नंबर्स मिल गए, तो आप क्या कर सकते हो? इकोनॉमिक थ्योरीज बना सकते हो। आप ऐसा थ्योरी दे सकते हो कि देखो यार,
डिमांड ना हमेशा घटेगी जब जब प्राइजेस क्या करेंगे, बढ़ेंगे। ये आइडिया को बैकअप करने के लिए अगर आपके पास नंबर्स हो कि देखो प्राइस बढ़ा था 10 से, डिमांड घटी थी 20 से, अगर नंबर्स होंगे तो आपको इकोनॉमिक मॉडल्स, इकोनॉमिक थ्योरीज बनाने में भी क्या मिलेगी, एक हेल्प मिलेगी, राइट। इकोनॉमिक फॉरकास्टिंग कर सकते हो, फिर बता सकते हो कि अच्छा आज ये नंबर्स है तो पक्का ऐसा कुछ होने वाला है, अच्छा पॉवर्टी इतना बढ़ गई है, अच्छा इकोनॉमिक एक्टिविटीज इतनी कम हुई है, मतलब जीडीपी गिरने वाली है। इकोनॉमिक फॉरकास्ट करने में भी हमें क्या करेगी, स्टैटिस्टिक्स हेल्प करेगी। फॉर्मुलेटिंग ऑफ पॉलिसीज, अब जब आपको नंबर्स मिल गए, डेटा मिल गए, तो आप पॉलिसी भी बना सकते हो उस तरीके से। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कि हमारे देश का डेटा आया कि लोग जो है 60% वो पॉवर्टी लाइन से नीचे, बड़े गरीब है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कुछ ऐसी पॉलिसीज बना सकती है कि लोगों के लिए नए हम कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट की जाए। क्या समझ आ रहा है, नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होगी, लोगों को काम मिलेगा, जो गरीब लोग हैं वो काम करेंगे एंड पैसा कमाएंगे, उनकी कंडीशन बेटर हो सकती है। बात समझ में आ रही है कि हमें पॉलिसीज बनाने में भी क्या मिलेगी, हेल्प मिल जाएगी अगर हम डेटा को उठाते हैं, डेटा को स्टडी करते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, अब इक्विलिब्रियम शब्द क्या होता है, इक्विलिब्रियम इकोनॉमिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। हमारी इकोनॉमी जो है वो हमेशा इक्विलिब्रियम पे आने की कोशिश करती है। तो इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम एक बैलेंस पॉइंट है जहां पर दो ऑपोजिट फोर्सेस क्या हो जाती है, बैलेंस आउट हो जाती है। क्या मतलब है, एक बहुत बहुत सिंपल एग्जाम्पल से समझे। मैं सब्जियां लेने गई हूँ, मैं सब्जी वाले से पूछ रही हूँ कि भैया आलू कैसे दिए, वो बोल रहा है 40 रुपए के 1 किलो। मैं बोल रही हूँ ठीक है, पर मैं 30 रुपए दूंगी, 1 किलो लूंगी आलू पर 30 रुपए दूंगी। मैं कितना बोली, 30 रुपए दूंगी। वो कितना बोला, 40 लूंगा, हाँ या ना। वो बोला नहीं नहीं यार 40 के ही दूंगा, 30 के नहीं दे सकता। मैं बोला नहीं नहीं मैं तो 30 के ही लूंगी। फिर वो क्या बोल रहा है, अच्छा एक काम करो 35 के लगा देता हूं। मैं बोल रही हूँ चलो ठीक है 35 के लगा दो। अब यहाँ पे जो 35 है ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर दो ऑपोजिट फोर्सेस, मैं पैसे कम देना चाहती थी, वो पैसे ज्यादा लेना चाहता था, दो ऑपोजिट फोर्सेस एक कॉमन पॉइंट पे मिल गई। इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, इक्विलिब्रियम। बोलो किसको बात समझ में आ रही है। इकोनॉमी में जो भी डिमांड हो रही है, जो भी सप्लाई हो रही है, ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में काम करेंगी, पर जिस पॉइंट पर ये बैलेंस आउट हो जाती है, मिल जाती है, सेम हो जाती है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। अगर मेरे पास नंबर्स होंगे जैसे यहां पर थे 30, 40, 35 नंबर्स होंगे तो मैं इक्विलिब्रियम तक क्या कर सकती हूँ, पहुंच सकती हूँ। किसको बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। किसको समझ में आया कि बेसिकली हमने फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ थ्योरी ही देखी है, क्या ही समझने की कोशिश की है कि इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत क्या है। बोलो किसको इतनी बात समझ में आई, एक आइडिया मिला कि स्टैट्स है क्या, स्टैट्स में पढ़ना क्या है। अभी जो भी +2 में पढ़ेंगे वो सिंगुलर सेंस में ही होगा, वो आपको स्टैट्स के प्रोसेस को परफॉर्म करना सिखाने वाले हैं। बोलो किसको इतनी बात क्लियर हो गई, हाँ या ना। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में लास्ट में या फिर कहीं आपको कॉर्नर पे अपनी अपनी बुक्स में देखिएगा एक टॉपिक मिल सकता है, डिसट्रस्ट इन स्टैटिस्टिक्स। मतलब है कि स्टैटिस्टिक्स पे लोगों का विश्वास ना होना। ये टॉपिक अक्सर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा हाईलाइटेड टॉपिक भी नहीं है हमारा, इसीलिए इसको इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। पर आप इसको एक बार ज़रूर ढूंढिएगा एंड समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्यों लोग स्टैटिस्टिक्स में विश्वास नहीं करना चाहते। इस पर ज़रूर कोई शॉर्ट वीडियो बनाएंगे एंड उधर हम समझने की कोशिश करेंगे साथ में कि लोगों का डिसट्रस्ट क्यों है स्टैटिस्टिक्स पे। मिलेंगे नए लेक्चर्स के साथ जल्द ही, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग।